हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी, और हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्णमाला। जिस वर्णमाला में मैंने आप लोगों के लिए स्वर बता दिए थे और स्वर के प्रकार भी बता दिए थे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की। तो व्यंजन की हम बात करेंगे, और व्यंजन में आज हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, व्यंजन पूरा करेंगे आज। ठीक है, तो व्यंजन को करते समय आप लोग ध्यान देते चलें और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि हिंदी यूपी पुलिस वगैरह में जहां भी आती है हर जगह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो स्वर जो मैंने बताए थे, उसके बाद मैंने बताया था व्यंजन। ठीक है, ये अभी हमारे किस में चल रहा है, वर्ण विचार में। जो मैंने बताया था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तीन प्रकार बताए थे। तो उसमें अभी ये चल रहा है वर्ण विचार में, और वर्ण विचार में आपकी चल रही है वर्णमाला। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला के साथ में व्यंजन की। तो वर्णमाला मैंने पार्ट 1 बता दिया था, आज हमारा पार्ट 2 है। और आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज हम बात करें व्यंजन की। तो व्यंजन की परिभाषा क्या कहलाती है, व्यंजन की परिभाषा। तो व्यंजन की परिभाषा की हम बात करें तो जो हमारे स्वर होते थे, ठीक है, वो कैसे बोले जाते थे, स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे। ठीक है, वो स्वर हमारे कैसे बोले जाते थे, स्वतंत्र रूप से, तो वो हमारे स्वर कहलाते थे। और अब क्या है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं। तो व्यंजन के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यंजन के प्रकार मुख्यतः कितने होते हैं तुम्हारे, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 होता है आपका ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद में तुम्हारे क्या आएंगे, जैसे का से लेकर मां तक खत्म हो गए, मां के बाद में तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन आएगा, यारा लावा। ठीक है, यारा लावा, तो कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जैसे ही खत्म होंगे और अंतस्थ व्यंजन के बाद आएगा तुम्हारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन के बाद आता है तुम्हारा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर वैसे हमारी पूछ लिया है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी संख्या होती है हमारी, 33 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब बात कर ले हम स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या में अभी स्पर्श व्यंजन आपको बताऊंगा, स्पर्श व्यंजन आपको डिटेल में बताऊंगा, यहां लिख देता हूं। चलिए स्पर्श व्यंजन में लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। इसको हमें याद करने का तरीका होता है का च ट त प, का च ट त प। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए ये आपकी होती है 25 संख्या। कितनी संख्या होती है, 25 होती है, का से लेकर मां तक।
ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है तुम्हारी 4। और अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, र, ल और व, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद आती है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी तुम्हारी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? श, श, स और हा, ठीक। यहाँ तक हुआ क्लियर। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये संख्या होती है, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की हम बात करें तो मैंने अभी बताया का, चा, टा, ता, ता, पा, इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। तो इसके हम बात करें तो इसको हम कहते हैं का वर्ग। क्या कहते हैं? का वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं चा वर्ग, ठीक। इसको कहते हैं टा वर्ग, इसको कहते हैं ता वर्ग, इसको कहते हैं हम पा वर्ग, ठीक है। इसको हम वर्ग के भी नाम से जानते हैं, वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो का वर्ग हमारा हमेशा किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कंठ से आवाज आएगी, कंठ से आवाज निकल के किस पे जाएगी? हमारी तालु पे जाएगी। तो चा हमारी तालु से बोली जाते हैं, चा वर्ग वाले, कंठ तालु। इसके बाद आता है मूर्धा, ठीक है। फिर उसके बाद दंत और इसके बाद ओष्ठ। दोस्तों इस बात को मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर का वर्ग की हम बात करें तो का वर्ग हमारा कंठ से आता है और चा वर्ग हमारा आता है तालु से। और तालु के बाद हमारे पूरे मुंह के अंदर आवाज गूंजती है। पूरे मुंह के आवाज अंदर गूंजने के बाद में तब आता है दंत व्यंजन, जो हमारी दांतों से जीभ लगती है, ठीक है। दंत व्यंजन बोले जाते हैं। बोलते समय एक बार बोल के देख लेना आप, जैसे ता, था, दा, धा, दाना, ये बोल के देखो, आपकी जीभ क्या लगेगी? दांतों से लगेगी, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में क्या होता है? हमारे होठ चलते हैं खाली, ठीक है। जैसे पा, फा, बा, मा चला, होठ चलते हैं इसमें। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से हमारी हुई व्यंजन, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर यही आता है, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये हमारे किसके हो गए? यहां मैं लिख देता हूं उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। ये हुआ। अब हम यहां बात कर लेते हैं, इसको इस तरीके से बांट लेते हैं, इस तरीके से बांट लिया, फिर इसको इस तरीके से हम बांट लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये हुआ, ठीक है। अब हम बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ग का अक्षर जो 5वां होगा उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक व्यंजन। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। यहां इसे कहते हैं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। क्या कहेंगे? अनुनासिक व्यंजन कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद में बात आती है हमारी इसकी अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन की इसमें और भी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें और भी चीज बताऊंगा। अभी मैं इसको बता देता हूं, थोड़ा अलग अलग तरीके से बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन की हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन से होते हैं? या, र, ल, व। इनको दूसरे नाम से किससे जानते हैं? तो इनको हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ये या, र, ल और व, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अर्ध स्वर की संख्या 4 होती है, या, र, ल, व, ठीक है। इसमें आपके 4 संस्कृत के, इसकी हम बात करें तो चारों ये किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं। और 2 की बात करें तो 2 हमारे हिंदी के होते हैं। कौन से 2 होते हैं हिंदी के भाई? इनमें चारों में 2 हिंदी के कौन से होते हैं? आपका या और वा होता है। कौन सा होता है? या और वा। ये क्या होता है? हमारा हिंदी का होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो अर्ध स्वर की, तो अर्ध स्वर में आपके यही 2 आते हैं, अर्ध स्वर में आपके 2 आते हैं ये, ठीक है। अर्ध
स्वर। अभी आप कह रहे हो ये पूरा बता दिया, ये आधा बता दिया, तो इसमें दो लिए गए हैं, इसमें चारों क्रम से लगाए हैं, इसलिए इसमें दो उठा के अर्ध स्वर अलग कर दिए। ठीक है, अर्ध स्वर दो होते हैं। अब बात करें इसकी, जो रा रह गया, रा को हम क्या कहते हैं? तो रा को हम कहते हैं क्या? रा को बताइए क्या कहते हैं? रा को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइए। चलिए, रा को हम किस नाम से जानते हैं? तो रा को हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? लुंठित व्यंजन। ठीक है, लुंठित व्यंजन। अब ये रा हो गया, अब रह गया हमारा ला। तो ला को हम किस नाम से जानते हैं? ला को भी भाई किसी ना किसी नाम से जानते होंगे। ठीक है ना, तो ला को हम जानते हैं पार्श्विक व्यंजन के नाम से। किससे? पार्श्विक व्यंजन के नाम से। ठीक है, किससे जानते हैं? पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी श श स हा की। ठीक है, तो स स हा की हम बात करें, और अल्पप्राण सघोष की बात करें, तो ये अल्पप्राण सघोष भी होते हैं। क्या होते हैं ये? अल्पप्राण महाप्राण की बात करें, सघोष की बात करें, तो अल्पप्राण सघोष होते हैं। कौन से होते हैं? अल्प प्राण सघोष होते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा अल्पप्राण और महाप्राण सघोष और अघोष कौन से होते हैं। ठीक है, अल्पप्राण कौन से होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन हम कहते हैं, और इन्हें संघर्षी भी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि बोलते समय इसमें ज्यादा समय लगता है हमेशा, क्योंकि श श इसमें घर्षण ज्यादा लगेगा बोलते समय, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, स श स हा की अगर हम बात करें, तो जिसमें से स स स तीन सा जो होते हैं हमारे, जैसे स श स, ये जो तीन सा होते हैं, हा को हम अलग कर लेते हैं। सा तीन होते हैं महाप्राण अघोष। कौन से होते हैं ये? महाप्राण अघोष। ठीक है, लिखते चलिए। ठीक है, साथ साथ लिखते चलिए, वरना आप छोड़ दोगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण सघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, महाप्राण अघोष। तथा हा को हम क्या कहते हैं? हा को कहते हैं महाप्राण सघोष। हा जो होता है सिंगल, जो हा, इस हा को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महाप्राण सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण सघोष कहते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बात करते हैं। यहां तक ये दो क्लियर हो गए आपके। स्पर्श व्यंजन मैंने बता दिया। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मैं आगे भी अभी बताऊंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की हम बात करें तो ये हमेशा दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। जिस शब्द को, ये संयुक्त व्यंजन का जो भी शब्द होगा दो व्यंजनों से मिलकर बना होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब जैसे हम मिलाते हैं किस तरीके से, तो हम यहां बात कर लेते हैं। जैसे ये है छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस किस से मिलाते हैं, यही बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो छा है, ये आपका आधा का और सा से मिलकर बनता है छा। ठीक है, और त्रा की बात करें तो ता आधा और रा पूरा, तो ये बन जाता है त्रा। ज्ञा की बात करें तो जा प्लस ज्या, तो जा आधा होता है और ज्या पूरा होता है, तब बनता है ज्ञा। और स्रा की बात करें तो सा आधा होता है प्लस रा, तो ये बन जाता है स्रा। इस तरीके से इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये हुए आपके संयुक्त व्यंजन। इसके बाद में बात आती है आपकी इसमें द्विगुण व्यंजन की। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन होते कौन से हैं? इन दो को आप देख रहे होंगे, डा और ढा को। ठीक है, डा और ढा को हम उठाकर यहां रख लेते हैं। ठीक है, क्या उठाया मैंने? डा और ढा, ये दो उठाए आपके, डा और ढा उठाए। इनके नीचे हम क्या कर लेते हैं? एक एक बिंदी लगा लेते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं भाई? इस नाम को हम जानते हैं द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं, और आपका ताड़न जात के नाम से जानते हैं। ठीक है, ताड़न जात। और आपका किससे नाम से जानते हैं? उत्क्षिप्त के नाम से जानते हैं। उत्क्षिप्त
द्विगुण ताड़नजात और उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त के नाम से जानते हैं, 3 नामों से जानते हैं। एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम ये हो गया, तीसरा नाम ये हो गया। ठीक है, द्विगुण ताड़नजात और उत्क्षिप्त, ये आपके 2 व्यंजन हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है दोस्तों? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें, थंबनेल में अगर क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, आगे की तरफ हम बात करेंगे। चलिए इसको हटा लेते हैं। यहां तक हुआ, इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं आगे। ठीक, ये जो मैंने बताए थे आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे, 25 व्यंजन बताए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहीं उच्चारण स्थानों के आधार पर सभी वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, एक बार और बोल दे रहा हूं, उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सभी वर्णों का वर्गीकरण जो हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो मैंने अभी कराया, ठीक है, इसके आगे आगे हम लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारा आता कौन कौन सा है, आपका यही क्लियर कर दे रहा हूं सारा का सारा कुछ। ठीक है, छूटना नहीं है कुछ भी, पेपर में जहां से भी आए ना आपको करना है भाई, छोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते कंठ की। तो कंठ में हमारे आते कौन कौन से हैं? तो ये भी आता है, ये भी आता है और आपका ये भी आता है। ठीक है, आ और अंगहा, ये किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। ठीक है, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारी बात आती है तालु की। तो तालु से हमारे कौन कौन से बोले जाते हैं? तो ई और या और सा, ये हमेशा कंठ से वो तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, ई जीभ हमारी तालु से लगती है, या और सा। ठीक है, इसके बाद तालु के बाद आती है हमारी मूर्धा, और मूर्धा में हमारे कौन कौन से आते हैं? मूर्धा में आते हैं ऋषि, रा और सा। कौन कौन सा आता है? ऋषि, रा और सा। ठीक है, ये हुआ क्लियर यहां तक। इसके बाद हमारे आता है दंत। तो दंत में कौन कौन से आते हैं? दंत में आते हैं आपके लिर, ला और सा। कौन कौन से आएंगे दंत में? एक तो आएगा लिर, ला, सा। ठीक है, ये चीज आती है। इसके बाद हमारी आ जाओ ओट्स से, होठों से। जो होठों से बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं ऊ और ऊ। ठीक है, ये आते हैं हमारे किससे? ओट्स से। और ओ आओ कंठ ओष्ठ से आते हैं। किससे आते हैं? यहां लिख दे रहा हूं, ओ आओ, ये आते हैं कंठ ओष्ठ से। किससे आते हैं? कंठ ओष्ठ से आते हैं। ठीक है, ये चीज छोड़नी नहीं है हमें कहीं भी। ठीक है, और मूर्धा में और क्या आ जाता है? डा और ढा तो आता ही आता है। मूर्धा में आपके 2 व्यंजन और आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त और ताड़नजात और द्विगुण व्यंजन। तो यहां लिख दे रहा हूं, ये आपके आते हैं डा और ढा। ठीक है, मूर्धन्य में आते हैं, दिखाई तो दे ही रहा होगा उधर। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात आती है आगे। तो आगे हम बात करेंगे, तो कंठ में एक और आता है ए ऐ और रह जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंठ तालव्य, दोनों मिल जाते हैं, कंठ और तालु, जिसे कहते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, तो ए ऐ दोनों से मिल रहा है। ए ऐ जो होता है कंठ तालव्य, इसको हम कहते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, ये दोनों में मिल जाता है, कंठ तालव्य। ठीक है, बोल तो रहा हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप समझ लेना, कंठ तालव्य बोलते हैं। ठीक है, ए ऐ को, क्योंकि कंठ और तालु से मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद में हम चलते हैं आगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने आपको बता दी 25। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन की संख्या बता दी हमने, जिसे हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन की संख्या मैंने 4 बता दी, स, श, श, ह। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या की बात करें तो ये चा वर्ग जो होता है, ये चा वर्ग, ये वाला जो चा वर्ग होता है, ये आ जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। किस में आ जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। यहां लिख दे रहा हूं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आ जाता है चा वर्ग वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। पार्श्विक व्यंजन मैंने बता दिया ला, और लुंठित व्यंजन मैंने बता दिया आपको रा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जो आगे की तरफ हम बात करेंगे तो वो कौन कौन सा होगा? ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये होता है आपका
मैंने उत्क्षिप्त बताई दी आपको, ड और ढ होता है उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन बता दिए, ठीक है। इसके बाद में नासिक के व्यंजन की बात मैंने, अनुनासिक मैंने बता दिया, नासिक की भी व्यंजन कहते हैं इसे, जो पंचमा प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, प्राण तत्व के आधार पर, ये लिख लिया आपने, ठीक है। चलो आगे हम बात करें प्राण तत्व के आधार पर, यहां से दिखाई तो दे रहा होगा, प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण की हम बात करें तो अल्प प्राण में क्या क्या होता है, अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन एवं सभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और सभी स्वर क्या होंगे, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन भी होंगे और सभी स्वर क्या कहलाएंगे, हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। जो ये मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर और वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और अक्षर एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी क्या बताए मैंने, स्वर बताए और प्राण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा है कौन सा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। हमने बात की पहला और तीसरा और चौथा, वो पहला तीसरा पांचवा, तो ये पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का ये जो अक्षर होगा, ये वाला और ये वाला, जो पहला तीसरा पांचवा अक्षर अगर हमें दिखाई देता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्प प्राण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। अब बात हम करते हैं महाप्राण की। महाप्राण की हम बात करें तो महाप्राण में क्या क्या आता है, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर क्या कहलाएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर क्या कहलाता है, हमारा महाप्राण कहलाता है। एवं सभी, जैसे इसमें अंतस्थ व्यंजन आए उसी प्रकार से सभी क्या होंगे, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्या आएंगे, ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। और क्या क्या आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन के साथ साथ हा आ जाएगा, ठीक है। उच्चारण में हा भी आ जाएगा, इनके उच्चारण में हा की ध्वनि साथ में निकलती है व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे, हमारे महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाते हैं। जिसको ये जो ऊष्म व्यंजन है ना, इनको बोलते समय हा की ध्वनि निकलती है, स श श ह, श ह बोलते समय हा की ध्वनि निकलती है, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण की हम बात करें तो महाप्राण की, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, हमारा ये वाला दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। बाकी के पहला और तीसरा और पांचवा, इसकी 135 और इसकी 24 कोडिंग हो गई है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं घोष तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष तत्व के आधार पर, घोष तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। घोष तत्व के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले इसको दो तरीके से बांटा, इसी को भी हम दो तरीके से बांट लेते हैं। अब इनमें दो तरीका होता कौन कौन सा है, तो इसमें हम बात करें घोष तत्व के आधार पर, तो ये घोष तत्व के आधार पर होता है आपका, जैसे नंबर 1 आता है आपका सघोष। क्या आता है? सघोष। सघोष, और इसे ही हम कहते हैं घोष, दूसरे नाम से जानते हैं घोष के नाम से, ठीक है, सघोष और घोष। ठीक, इसकी कोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग क्या होती है, ठीक है, और सरल तरीका याद करने का क्या होता है। तो इस घोष तत्व की हम बात करें तो जब स्वर तंत्रिकाओं में अधिक मात्रा में कंपन होता है तो क्या कहलाता है हमारा? सघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा हमारा? सघोष कहलाएगा। ठीक है, इसको लिख देता हूं, जब स्वर तंत्रिकाओं में यहां आ जाएगा, जब स्वर तंत्रिकाओं में अधिक मात्रा में कंपन होता है, स्वर तंत्रिकाओं में अधिक मात्रा में क्या होता है? कंपन होता है। जो कंपन होता है तो अधिक मात्रा में तरंगें निकलती हैं। ठीक है, क्या होता है? अधिक मात्रा में तरंगें निकलेंगी भाई। ठीक है, तरंगें निकलती हैं। ठीक, तरंगें निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष या घोष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में सभी स्वर और प्रत्येक वर्ग का, यहां दिखाई दे रहा है नीचे तक, यहां तक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना? यहां तक दे रहा है। चलिए तो इसको हटा लेते हैं, इस लाइन को लिख लीजिए और इस लाइन को मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ, चलिए तो इसकी लाइन आगे लिख दे रहा हूं। तो सभी स्वर यहां लिख दे रहा हूं आगे इसी लाइन को, तो सभी स्वर एवं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा हमारा? एवं सभी अंतस्थ व्यंजन भी कहलाते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन भी कहलाएंगे भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं सभी अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे? सघोष कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। सघोष कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए हटा देता हूं। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। तो मैंने आपको सघोष और सघोष बता दिए, अब आते हैं अघोष की तरफ। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अघोष की। अघोष, अघोष में क्या क्या होता है? अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। इसमें क्या होता है? जब कंपन कम मात्रा में होता है, जब कंपन कम मात्रा में होता है तो वो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है हमारा? अघोष कहलाता है। एवं इनमें 3 सा होते हैं। कौन कौन से? श, और श, ये 3 सा होते हैं। और इतना ही आता है, जब कंपन कम मात्रा में होता है तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण होगा और श होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अघोष
कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद में हम बात कर लें, अल्पप्राण महाप्राण बता दिए, सगोष सगोष बता दिए, कोडिंग बता दी मैंने, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, उसमें तीसरा चौथा सगोष में बताया था मैंने तीसरा चौथा पांचवा, और वो 135, वो 345 की कोडिंग गलत हो गई, इसकी कोडिंग होती है 12, गलत हो गई भाई, 24 नहीं होती, इसकी कोडिंग होती है 12। कितनी होती है? 12, क्योंकि मैंने उसमें सगोष में बताया था 345 कोडिंग। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, और इसकी होती है 12, पहला दूसरा अक्षर। ठीक है, पहला दूसरा अक्षर क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाएगा? अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा अक्षर कहलाएगा सगोष। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पंचमा अक्षर का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर का प्रयोग। ठीक है, पंचमा अक्षर का प्रयोग किस तरीके से करेंगे? तो पंचमा अक्षर का प्रयोग, अगर पंचमा अक्षर की बात करें तो अणा, ज्या, अणा, ना और मां। ठीक है, ये होते हैं, और इन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय नासिक के साथ साथ हम क्या करते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श होता है। ठीक है, इसे पूरा लिख देता हूं। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर या प्रत्येक वर्ग का पंचमा व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी किस किस से आवाज निकलेगी भाई? पहले आएगी कंठ से आवाज, कंठ के बाद आएगी हमारी तालु से आवाज, कंठ तालु, तालु के बाद आएगी हमारी किससे? मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, और फिर आएगी हमारी दंत से, फिर ओष्ठ से। बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? पंचमा अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, पंचमा अक्षर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पंचमा अक्षर कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर कहलाता है। अब इसका प्रयोग किस तरीके से करेंगे? जैसे मान लीजिए इसे हम लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से लिखा, ये पंचमा अक्षर का हमने प्रयोग किया, तो इसे शुद्ध लिखेंगे इस तरीके से, गंगा। तो दोनों ही शब्द शुद्ध होंगे। ठीक है, गंगा पहला शब्द का प्रयोग हो गया। अब इस अड़ा का हम बात कर लेते हैं, तो इस अड़ा की बात करेंगे तो इस तरीके से चंचल, तो इसे हम शुद्ध लिखेंगे तो चंचल। ठीक है, अब बात करें इस अड़ा की, तो इसे हम लिख देते हैं ठंडा, तो इसी में इस तरीके से भी लिख लेते हैं ठंडा। ठीक है, अब ना की बात करें तो हम ज़्यादा हम अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई? हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी को इस तरीके से भी लिख लेते हैं हिंदी। ठीक है, अगला है माँ, तो हम लिख लेते हैं चंपा, और इसे इस तरीके से भी लिख लेते हैं चंपा। ठीक है, तो ये हुआ। अगर मैं यही कह दूं कि पंचमा अक्षर का प्रयोग और दूसरे तरीके से करें, जैसे मान लो अन्न लिखा मैंने, तो इसे अगर लिख दूं अन्न, तो क्या ये शब्द सही है? नहीं है भाई, बिल्कुल गलत है अन्न। ठीक है, इस तरीके से कुछ शब्द और भी आ जाते हैं, जैसे मान लो मैंने एक शब्द और दे दिया सम्मान। ठीक है, तो इसे लिख दूं सम्मान। ठीक है, सम्मान, तो ये क्या सही है? सम्मान गलत है भाई, कोई तरीका मैच नहीं कर रहा सम्मान का। ठीक है, जैसे अन्न, अन्न लिखा और इसे लिख दें अन्न, तो ये अन्न सही है शब्द? क्या नहीं है भाई, गलत है। ठीक है, इस तरीके से हमें पंचमाक्षर का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब हम यही छोटी सी बात एक और बता दें कि रा का प्रयोग, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। ये पंचमाक्षर का प्रयोग पता लग गया। अब मैं यही बता दूं कि रा का प्रयोग किस तरीके से करते हैं हम, रकार या इसे कहते हैं रेफ। ठीक है, रकार या रेफ का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नियम होते हैं भाई। 3 नियम मालूम करने से कोई फायदा नहीं है। रा को हम 3 प्रकार से लिख लेते हैं। ये रा है, इस रा को हम 3 प्रकार से लिख लेते हैं। अब 3 प्रकार होते कौन कौन से हैं? यदि
उसके नियम लंबे हैं, तो रा को ना समझते हुए हम देख लेते हैं। जैसे एक तो रा हमारा होता है ऊपर वाला कर्म, कर्म के बाद और भी शब्द होते हैं जैसे वर्ण, दर्शक, ठीक है, वर्ण, दर्शक, और क्या क्या शब्द आ जाते हैं, वर्ण, दर्शक, और भी शब्द आते हैं, पुनर्जन्म, अर्थात, कई शब्द आ जाते हैं, अर्थात आदि, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। एक तो प्रकार ये हो गया, ठीक। दूसरा प्रकार से हम प्रयोग किस तरीके से करते हैं, दूसरे प्रकार से करते हैं हम प्रकाश, प्रभाव और प्रकार, प्रकाल, ठीक है, आदि, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, ठीक। अब हम तीसरे प्रकार की बात करें तो जैसे मान लो ड्राई, ठीक है, ट्राई, और मान लो ड्रामा, ठीक है, और ट्राई, ट्राई, ड्रामा और ड्राइवर, कई सारे शब्द होते हैं आदि। तो इस तरीके से हम रा को 3 प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आगे आपको अगली वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। मैंने बताया था 3 प्रकार, वो 3 प्रकार बताए थे मैंने। एक बताया था शब्द विचार, एक बताया था वर्ड विचार और एक बताया था वाक्य विचार। तो हमारा ये वर्ड विचार खत्म हुआ, अब आएगा हमारा शब्द विचार। तो शब्द विचार को अब हम खत्म करते हैं। अगली वीडियो के माध्यम से जब हम लाएंगे तो आगे हम सब कुछ बताएंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों।